गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण चैप्टर 1 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन ये जानेंगे कि मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ कौन से हैं, यानी सोइल फॉर्मिंग मिनरल्स की बात करेंगे जो मृदा का निर्माण करने में काम में आते हैं। उन खनिजों की बात करेंगे जो मृदा का निर्माण करते हैं। तो देखो, चट्टानों के विघटन से खनिजों का निर्माण होता है। चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी पर, उन चट्टानों के विघटन से, ये चट्टानें हैं, ये जब अपक्षयित होती है, टूटती है, तो इनसे क्या बनते हैं? खनिज बनते हैं। खनिज पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले समांग अकार्बनिक पदार्थ हैं, यानी इनमें कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। और समांग का मतलब जितना भी अपने चट्टान है उसके अंदर इनका संगठन समान रहता है। जैसे पानी के अंदर नमक को घोल दें तो पूरे पानी के अंदर नमक का जैसे स्वाद आता है बराबर, वे उस स्थिति में उसको समांग कहते हैं अपन। क्लियर? जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, अकार्बनिक पदार्थ हैं समांग जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। प्राय इनकी निश्चित आकृति या रूप भी होता है। खनिजों का निश्चित रूप और आकृति भी होती है। खनिज पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। खनिज क्या होते हैं? दो या दो से तत्व, जैसे एक एल्यूमिनियम हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के खनिज का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब देखो, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक, निश्चित संगठन का मतलब उसके अंदर तत्वों का अनुपात फिक्स रहेगा। ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज दो या दो से दो या अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? खनिज बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक खनिज एक रासायनिक यौगिक होता है। हर एक खनिज क्या है? एक रासायनिक यौगिक होता है। क्लियर? जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं। अब देखो, अपन देखते हैं खनिज पदार्थों के गुण कि खनिजों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आपको पता है खनिज पदार्थों के विभिन्न रंग होते हैं, जैसे नीले, हरे, पीले आदि रंग अलग अलग होते हैं। खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक होती है, जैसे सोना, कॉपर आदि में एक निश्चित धात्विक चमक होती है ना। खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक होती है। इसी प्रकार कांच, डायमंड आदि में भी अधात्विक चमक होती है। कॉपर और गोल्ड तो है धातु, और कांच, डायमंड जो हैं वो अधातु होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, खनिज पदार्थों का अपना अलग अलग विशेष आकार होता है, जिसे रवा कहते हैं। फाइबर, ये घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमेटिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार, यानी जिसकी जो आकृति है उसके आधार पर इनके नाम अलग अलग हैं। तो खनिजों का अपना एक विशेष आकार होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है, खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं। जैसे हीरा जो है वो एक खनिज है, ये पृथ्वी से ही निकलता है, लेकिन बहुत अधिक पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। तो हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ है। तो खनिज पदार्थ बहुत कठोर होते हैं। कुछ खनिज पूर्ण पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी, कुछ के आर पार देख सकते हैं, कुछ में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और कुछ बिल्कुल ही अपारदर्शी होते हैं, इनके आर पार दिखाई नहीं देता है। कुछ खनिज अधिक भारी, कुछ तो बहुत भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के और कुछ हल्के होते हैं। खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व से प्रकट करते हैं। कुछ ज़्यादा भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, और कुछ मध्यम भार वाले होते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है अपने खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, और वो भी किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। देखो, खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, कि वो उत्पन्न कहाँ से हुए हैं उसके आधार पर वर्गीकरण। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और जेनेसिस। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होते हैं प्राथमिक खनिज। कौन से खनिज? प्राथमिक खनिज। उत्पत्ति के आधार पर पहले हैं
देखो प्राथमिक खनिज कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं, जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। यानी चट्टानों के निर्माण के समय जो लावा जम रहा था और वो ठोस में परिवर्तित हो रहा था, उसी दौरान जो खनिज बने उनको प्राथमिक खनिज के नाम से जाना जाता है। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिज पदार्थों को प्राथमिक खनिज कहते हैं, जिनका निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले हुए द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस में जमने के समय होता है। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, यानी ये चट्टानों के आवश्यक घटक होते हैं प्राथमिक खनिज, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। आवश्यक खनिज कौन से हैं, प्राथमिक खनिज जो चट्टानों के निर्माण के समय निर्मित हुए हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन यानी 2 × 10⁻⁻6 मीटर से अधिक होता है। कणों का आकार कितना होता है, 2 माइक्रोन से अधिक, या 0.02 mm भी लिख सकते हैं। द्वितीय खनिजों का निर्माण इन्हीं से होता है। प्राथमिक खनिज क्या निर्मित करते हैं, द्वितीय खनिज। उदाहरण कौन कौन से हैं प्राथमिक खनिजों के, तो देखो उदाहरण है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेडे, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर और मैग्नीसाइट। ये प्राथमिक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है अपने द्वितीय खनिज, सेकेंडरी मिनरल्स। मूल प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु और रासायनिक संबंधी कारकों की अभिक्रिया होने से ये खनिज बनते हैं। यानी प्राथमिक खनिजों से क्या बनते हैं, द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है। प्राथमिक खनिजों या चट्टानों के ऊपर जलवायु, जैसे बारिश हुई, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, या फिर रासायनिक कारकों संबंधी कोई अभिक्रिया होती है तो द्वितीय खनिज बन जाते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन से कम होता है। इसके अंदर कौन कौन है, पाइराइट्स जैसे आयरन पाइराइट, FeS2 है, गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हीमेटाइट, केओलिनाइट जिसको अपन पीछे पढ़ चुके हैं, इलाइट, ये भी, मोंटमोरिलोनाइट और जियोलाइट, ये द्वितीय खनिजों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। जो प्राथमिक खनिजों से बनते हैं वो द्वितीय खनिजों की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अब देखो अपने रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। रासायनिक संगठन यानी उसके अंदर कौन कौन से रसायन मौजूद हैं उसके आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो देखो रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों को कई सारे वर्गों में बांटा गया है। पहला देखो तत्व, एलिमेंट। हीरा, गंधक, हीरे में कौन सा तत्व होता है, कार्बन। गंधक में कौन सा होता है, सल्फर। खनिज तत्व समूह में आते हैं, यानी इनमें ये तत्व अवस्था में पाए जाते हैं। फिर है दूसरा ऑक्साइड। ऑक्साइड कौन होते हैं, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्साइड कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से खनिज आते हैं, इसके अंतर्गत आता है क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो आयरन के खनिज हैं। क्लियर। उसके बाद है कार्बोनेट वर्ग। कार्बोनेट वर्ग में CO3 समूह जुड़ा रहता है। इसके अंतर्गत कौन आता है, कैल्साइट आता है, इसमें भी CO3 होता है। डोलोमाइट आता है, मैग्नेसाइट आता है, सिडेराइट आता है। यानी कैल्साइट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। डोलोमाइट होता है MgCO3 CaCO3, MgCO3 CaCO3, ये डोलोमाइट है। तो इनमें सब में क्या होता है, कार्बोनेट मौजूद होता है, CO3। इसके अलावा सिडेराइट जो है वो आयरन का, जिसमें क्या होता है FeCO3, यानी इन सब में क्या होता है, कार्बोनेट समूह पाया जाता है, FeCO3। उसके बाद नेक्स्ट है फेल्सपार वर्ग। ये खनिज अधिक महत्वपूर्ण है और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं देखो। पहला जो भाग है वो है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, और ये क्या है, ये अम्लीय चट्टानों का विशेष अंग माना जाता है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो है
वो अम्लीय चट्टान जो होती है एसिडिक नेचर की, उनका विशेष अंग होता है। मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास इसी के अपक्षय से प्राप्त होता है। पोटास के पौधों को NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, इन तीन की बहुत आवश्यकता होती है। ये वृहद पोषक तत्व हैं जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मृदा से प्राप्त होने वाला पोटास ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के अपक्षय से प्राप्त होता है। ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है, जिसको अपन पीछे पढ़ चुके हैं। क्ले खनिजों का निर्माण होता है जो चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव होते हैं। चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव कौन है? क्ले खनिज, और इनका निर्माण भी ऑर्थोक्लेज फेल्सपार से होता है। सेकंड है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ऑर्थोक्लेज के बाद में है प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। इसमें कौन है? कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के अंतर्गत 3 एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार। क्लियर? उसके बाद देखो खनिजों का अगला वर्ग जो है वो है माइका वर्ग। इसकी रचना अति संकीर्ण होती है। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम तथा लिथियम आदि के हाइड्रेटेड का मतलब है उनमें जल का अणु मौजूद है। हाइड्रेटेड पोटेशियम का, हाइड्रोजन का, आयरन का, मैग्नीशियम का, लिथियम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनियम में Al होता है और सिलिकेट में Si होता है और ऑक्सीजन इनके साथ होती है। ये हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब इनमें जल के अणु भी मौजूद होते हैं। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं किसके? पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम या लिथियम के हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट्स होते हैं। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे ये हो जाएगा Na2 Al2 Si2 O8 XH2। ये इसमें देखो ये एल्यूमिनियम और सिलिकन, ये तो है ही एल्यूमिनियम और तो सिलिकेट। हाइड्रेटेड का मतलब जल के अणु भी मौजूद हैं। और ये सोडियम, तो सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम और तो सिलिकेट होते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है मस्कोवाइट, सफ़ेद माइका। ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। एल्यूमिनियम और सिलिकन और ऑक्सीजन, वो तो हो गया सिलिकेट। उसके साथ पोटेशियम जुड़ा है तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, वो मस्कोवाइट है, सफ़ेद माइका। क्लियर? उसके बाद देखो इसमें एक और है बायोटाइट या काली माइका। यह है पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट होते हैं। किस किस के? पोटेशियम के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के और आयरन के सिलिकेट्स होते हैं। कौन? बायोटाइट या काली माइका। फिर नेक्स्ट है अपने एपेटाइट वर्ग। एपेटाइट वर्ग में कौन आता है? ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट हैं, यानी जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया Ca3PO4 का होल्ड वाइज, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है, एपेटाइट वर्ग में आता है और मृदा फॉस्फेट का स्रोत है। एपेटाइट वर्ग के जो खनिज हैं वो मृदा फॉस्फेट का स्रोत होते हैं। क्लियर? फिर है नेक्स्ट हॉर्न ब्लेडे वर्ग। हॉर्न ब्लेंडे वर्ग, इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट आते हैं। कौन कौन आते हैं? एल्यूमिनियम का सिलिकेट आ गया, कैल्शियम सिलिकेट आ गया, मैग्नीशियम सिलिकेट आ गया और आयरन सिलिकेट आते हैं हॉर्न ब्लेडे वर्ग के अंतर्गत। क्लियर? तो ये थे अपने खनिजों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण और रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।